नमस्कार साथियों, मैं एस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 में। साथियों, अभी हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं बिहार पावर होल्डिंग का जो ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का जो है डिस्कशन लेकर, जिसमें हम आपको साथियों ट्रेड थ्योरी वाले पोर्शन का डिस्कशन करवाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, आपको बता दूं, आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए है, उसका जो है टेस्ट हुआ था और उसी का हम डिस्कशन अभी कराने जा रहे हैं। तो चलिए, ये मिक्स क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। उससे पहले, हो चुका आगाज रन का, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जो है शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जहां भी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां भी जुड़े हुए हैं, वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, यहां पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहां से देखेंगे पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भू प्लेट संपर्कन में प्लेट किस सामग्री की बनी होती है। क्या कह रहा है, भू प्लेट यानी अर्थिंग, भू प्लेट यानी प्लेट अर्थिंग जो होता है, वह जो है आपका किस सामग्री यानी किस मटेरियल का जो है बना होता है। जिक्र किसके बारे में कर रहा है साथियों, तो मटेरियल के बारे में जिक्र कर रहा है। यह जो आपका अर्थिंग वाला प्लेट जो बना होता है, वह आपका जो है किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम बात क्या क्या दिए हुआ है, प्लास्टिक दिए हुआ है, लकड़ी दिए, तांबा दिए हुआ है, अबरक यानी माइका दिए हुआ है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, आप लोग जल्दी से जल्दी इसका शेयर कीजिए। चलिए, जवाब आना शुरू हो गया है। राकेश सिंह जी का जवाब ऑप्शन सी आया है और देखते हैं किसका किसका जवाब आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसका जवाब देना शुरू करेंगे। तो तांबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जब साथियों राइट आंसर आपका तांबा हो जाएगा, यानी कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि तांबा का जो प्लेट को हम क्या करते हैं, अर्थिंग में, अर्थिंग प्लेट के रूप में उपयोग करते हैं। ये प्लेट का कुछ ना कुछ तो लंबाई होता होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होता होगा, कुछ ना कुछ क्या होता होगा, आपका मोटाई होता होगा। तो हम आइए इस लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। किसके किसके बारे में, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में। तो सबसे पहले साथियों हम देखेंगे इसका लंबाई जो होता है, इसका कॉपर का प्लेट का, तो 60 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 60 सेंटीमीटर लंबाई होता है। उसके बाद साथियों 60 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है और इसका जो मोटाई होता है 3.15 सेंटीमीटर का होता है। कितना का, 3.15 सेंटीमीटर का जो है इसका क्या होता है, मोटाई होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि ये तो हो गया तांबा का प्लेट। एक जो है आपका जीआई होता है, जीआई का प्लेट। ये क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट होता है। इसको भी हम क्या करते हैं, तो आपको अर्थिंग प्लेट के रूप में हम क्या करते हैं साथियों, उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे बात आता है, इसका जो उपयोग करते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ लंबाई होता होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होता होगा, कुछ ना कुछ मोटाई होता होगा। आइए जानते हैं इस प्लेट का जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होता है। तो लंबाई भी इसका 60 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई भी इसका 60 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका मोटाई जो होता है साथियों, वह आपका 6.30 सेंटीमीटर होता है। किसका, ये आपका जीआई का जो है प्लेट होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो है यह प्लेट होता है। इसका जो है क्या होता है, आपका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ठीक है। अब बात आता है, ये जो है प्लेट होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का, उसको कितना सेंटीमीटर जो है नीचे उसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तब बात करें इसको जो नीचे जो लगाया जाता है,
कितना सेंटीमीटर, मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से कितना सेंटीमीटर जो है, यानी इसको नीचे जो है लगाया जाता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में बात करें न करके हम मीटर के रूप में लगाते हैं, कहें तो वहां पे नीचे गाड़ने की जब बात हो अर्थिंग को, तो क्या हो जाता है, सेंटीमीटर न हो के मीटर हो जाता है। तो आपका 2.5 मीटर नीचे जो है इसे लगाया जाता है ऊर्ध्वाधर रूप से। कौन सा रूप से? ऊर्ध्वाधर रूप से। यहां तक कोई दिक्कत? चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पाइप भू संपर्कन में चारकोल तथा नमक का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। जब जो है पाइप को भू संपर्कन में दिया जाता है तो किसका किसका उपयोग किया जाता है? एक तो आपका चारकोल का उपयोग किया जाता है, दूसरा आपका नमक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? भू प्रतिरोध कम करने के लिए, भू प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, धारा क्षरण घटाने के लिए, या पाइप को जंग लगने से रोकने के लिए। तो आप लोग भी कमेंट में आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करेंगे, क्या इसका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भू प्रतिरोध को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? भू प्रतिरोध को जो है कम करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब होता है बात क्या, जब हम ये जो है पाइप को भू संपर्कन में देते हैं तब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, नमक और इसका नमक और कोयले का जो है हम क्या करते हैं, नमक और कोयले का। राकेश सिंह का बी जवाब, बी नहीं होगा मेरा भाई, ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम भू संपर्क करते हैं, अर्थिंग में देते हैं, तो क्या करते हैं, एक प्लेट को जमीन के नीचे हम जो है क्या करते हैं, जमीन के नीचे डाल देते हैं और उसमें क्या करते हैं, नमक का, और पाइप के ऊपर नमक का और आपका लकड़ी से बने कोयले का क्या किया जाता है, उपयोग करके परतदार परत बनाया जाता है और उसको 15 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसपे पानी डाला जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित प्रकार का है। क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरिंग जो है सबसे सुरक्षित प्रकार का है, लेड सीड या कंसील्ड कंट्यूड प्लीट या सीटीसी सीटीएस, कौन सा वायरिंग जो है सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ्टी टाइप का जो है वायरिंग है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। यहाँ पे बात आता है आपका जो है कंसील्ड कंट्यूट वायरिंग जो होता है वह आपका क्या होता है, सबसे सुरक्षित वायरिंग होता है। ये वायरिंग जो होता है साथियों, आपको सबसे पहले बता दूं, ये वायरिंग जो है किया जाता है, ये वायरिंग दीवाल में ये वायरिंग किया जाता है और ये वायरिंग आपका दीवार के अंदर क्या होता है, छिपी हुई रहती है। यह वायरिंग जो है आपका दीवार के अंदर छिपी हुई होती है, छिपी हुई होती है। ठीक है, किसके अंदर, दीवार के अंदर छिपी हुई होती है। और इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे जो हम, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा जो हम जानते हैं इसे हम डक्ट वायरिंग के नाम से, इसके नाम से डक्ट वायरिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके नाम से डक्ट वायरिंग के नाम से। अब यहाँ पे बात आता है कि यह तो क्या है, दीवार में छिपी हुई है। दीवार में छिपी हुई के होने के कारण क्या होता है, कहीं जो है दिखाई नहीं देता है। ये क्या होता है, एक तो दीवार में छिपा हुआ है और दीवार में छिपे होने के कारण, दीवार में छिपी हुई होने के कारण दिखाई जो है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मनीष कुमार ऑनलाइन में टेस्ट उपलब्ध नहीं किए सर। हाँ मनीष जी, ऑनलाइन में टेस्ट जो है आज आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में भी ये टेस्ट जो ऑफलाइन में टेस्ट होता है सेंटर पर, वही टेस्ट आपको ऑनलाइन माध्यम में भी उपलब्ध हो जाएगा।
आज से कल तक में आप जो है ऑनलाइन माध्यम में भी टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, इसका बीआईएस का। तो ये आपका हो गया बीआईएस का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या हो गया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे बात आता है इसका क्या आईएसओ का क्या हो जाएगा? आईएसओ का हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है आईएसओ का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होता है। इसमें किसके बारे में बात कर रहा है? तो डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होता है धारा, सप्लाई धारा के वर्ग के, उसके बाद फ्लक्स घनत्व के, सप्लाई वोल्टेज के और आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके जो है समानुपाती होता है? वायु हानि। तो यहाँ पे क्या दिए हुआ है आपका? 4 ऑप्शन दिए हुआ है। कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा? अभी ऐप पर शो नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं शो रहा है मनीष जी? आप कमेंट में लिखेंगे क्या नहीं शो हो रहा है ऐप पर। ऐप पर क्या नहीं शो हो रहा है आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर वायु हानि समानुपाती होता है। यह किसके समानुपाती होता है? यह आपका जो है आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके? आर्मेचर के गति के वर्ग के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि जनरेटर को जो हम क्या लिख सकते हैं? जनित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं कहीं आपको जनित्र देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जनित्र आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मनीष जी लिखे हैं टेस्ट सीरीज नहीं देखने को मिल रहा, अभी ऐप पर शो नहीं हो रहा है। थोड़ा उसमें जो है काम चल रहा है। आज से कल, आज से लेकर कल तक आप जो है एक बार देखिएगा। आज रात में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कल आप परचेज कर सकते हैं टेस्ट, क्योंकि आप पे पूरा अभी काम चल रहा है। हमने जो है पेड कोर्स भी लॉन्च किए हुए हैं जिसका मात्र 399 रुपया फी है, जिसमें हम आपको पूरा रिवीजन कराएंगे। आप लोग पढ़े हुए अलग बात है, यहाँ पे आपको पूरा ट्रेड 50 मार्क का रिवीजन होगा, रीजनिंग का आपका होगा सारा क्लास। उसके बाद आपका जो है रीजनिंग ट्रेड हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीके जीएस हो गया। उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश, इतना सारा का आपका जो है मात्र 399 रुपया में आपका हो जाएगा। सोचिएगा तो आपका 1 घंटा का भी जो है सैलरी नहीं है। मनीष लिख रहे हैं कौन सा पर है टेस्ट? कौन 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 ऐप पर टेस्ट है? आप ऐप क्या करेंगे? लिखेंगे आप जो है प्ले स्टोर में जाएंगे, दो प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग याद रखेंगे मिलते जुलते नाम से सावधान होना है। आप यहाँ पे जो लोगो देख रहे हैं आपको इस तरह का लोगो जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मात्र 100 रुपया में डस्ट टेस्ट है, तो प्लेटफॉर्म ऐप पे है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि जनरेटर को हम क्या कहते हैं? डीसी जनित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? डीसी जनित्र भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि वायु हानि के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? वायु हानि के बारे में बात कर रहा है। ये वायु हानि जो होता है किसके बराबर होता है? आपका वायु हानि जो होता है यह आपका समानुपाती होता है। किसका? एन स्क्वायर का जो है यह आपका समानुपाती होता है। जहां एन क्या है? जहां एन क्या है? आर्मेचर की गति है साथियों। क्या है? एन जहां क्या है? ये एन जो है, एन
क्या है, आर्मेचर की गति है n। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि डीसी जनित्र की आर्मेचर कोर को पटलित करते हैं। जनित्र का भार कम करने के लिए, कोर को कुचालक बनाने के लिए, भंवर धाराएं हानियों को कम करने के लिए और हिस्टोलिसिस हानि को कम करने के लिए किसमें जो है हम डीसी जनित्र का कोर का जो हम क्या करते हैं, पटलित करते हैं। आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस चारों में से कौन सा जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मनीष जी का जो कम होती है, क्या होती है, भंवर धारा का हानियां कम होती। क्या क्या क्लास रुक गया है? आप लोग कमेंट करेंगे। तो हमको यहाँ ट्रबल दिख रहा है कि नेट जो है थोड़ा स्लो हो गया है। क्या क्लास चल रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सर एग्जाम कब तक होगा, कब ले हुई एकर तनी बता दी, आखिर कब ले हुई। देखिए, आपका एग्जाम जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए अभी जो है टीसीएस का एग्जाम इसका कंडक्ट कराता है, टीसीएस लेता है एग्जाम। तो अभी जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, फिर एमटीएस का होगा। उसके बाद संभावना है मे भी दूसरा कोई कंपनी लेता है तो इसका एग्जाम जो है क्या होगा, पहले होगा। तो यहाँ पे बात किसका हुआ है, भंवर धारा हानियों का बात हुआ है। किसका बात हुआ है? तो भंवर धारा हानियों का जो है यहाँ पर बात हुआ है। ये जो है भंवर धारा हानियां, ये क्या होता है, लौह की एक जो है पत्ती होता है। माय नेम मनीष मुन्ना है सर। अच्छा चलिए, मनीष मुन्ना है, हम समझ गए। यहाँ पे क्या कह रहा है, भंवर धारा हानियां ये क्या होता है, यह आपका जो लौह का एक जो है पत्ती या क्रोड का जो है क्या होता है, मोटाई टी के वर्ग के क्या होता है आपका समानुपाती होता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम्यूटेटर का हिस्सा है डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और ट्रांसफार्मर। यहां पे क्या कह रहा है, कम्यूटेटर जो है हिस्सा है, इनमें से किसका जो है साथियों कम्यूटेटर हिस्सा है। हम बात करेंगे कम्यूटेटर जो हिस्सा है वो आपका इसका है डीसी मोटर का हिस्सा है। इसका हिस्सा है डीसी मोटर का जो है वह आपका हिस्सा है। हम बात करेंगे कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। चलिए, मनीष जी का है, मनीष कुमार, एक मनीष कुमार है और एक मनीष मुन्ना है, अलग अलग नाम है दो व्यक्ति का। ठीक है, चलिए, तो दोनों का जवाब ए आ रहा है। ठीक है, कम्यूटेटर का हिस्सा कौन इसका है, तो ये आपका डीसी मोटर का हिस्सा है। इसका हिस्सा है साथियों डीसी मोटर का ये हिस्सा है। अब हम बात करेंगे इसका जो है कम्यूटेटर जो है इसका कार्य क्या होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है कि कम्युनिकेटर का जो हिस्सा क्या है। हीरू स्मार्ट जी ये दिए हैं, चलिए अच्छा है। इसका आपको कार्य पूछ लिया जाता है, ये क्या करता है, डीसी मोटर को डीसी मोटर में क्या करता है, एसी को क्या करता है डीसी में बदलता है। ये आपका काम, इसका कार्य बात करें, ये क्या करता है, डीसी मोटर में एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। क्या करने का, बदलने का कार्य जो है करता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 5 एचपी तब छोटी डीसी मोटर में सामान्यता होते हैं। क्या कह रहा है कि 5 एचपी तब छोटी डीसी मोटर में सामान्यता जो है होता है, यानी स्मॉल डीसी मोटर अप टू 5 एचपी यूजली हैव 2 पोल्स, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब आना शुरू हो गया है मनीष मुन्ना जी का ए। इस क्वेश्चन क्या जवाब हो जाएगा आपका, 2 ध्रुव हो जाएगा, यानी 2 पोल जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मनीष कुमार जी का भी जवाब ए आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज का जो हम क्लास लिए हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का, उसमें भी हम इसके बारे में जिक्र किए हैं। जो ऐप पर चलता है, तो प्लेटफॉर्म नामक ऐप पर आपका क्लास चलता है। मात्र 399 रुपया में आप जो है पूरा बैच को रिवीजन कर सकते हैं। आप पढ़े हैं अलग बात है, लेकिन लास्ट टाइम में रिवीजन भी करना जरूरी होता है। आपको यह जो है बैच एक से आप समझिए रिवीजन टाइप का बैच है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एलईडी, ट्रांसफार्मर, दहन इंजन, सीएफएल लैंप। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन सा कार्य करता है? आपका जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। हम यहाँ पर जिक्र करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, कुछ जान लेते हैं। एक तो यह क्या करता है, एसी आपूर्ति देता है। यानी अगर हम क्या करेंगे, इसमें डीसी जो है दे देंगे, तब यह क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। इसीलिए इसमें डीसी आपूर्ति नहीं दिया जाता है, केवल एसी पर ही इसमें सप्लाई दिया जाता है। और ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एलईडी देख रहे हैं। ये क्या है, एलईडी। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, लाइट इमिटिंग डायोड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। दहन इंजन जो है आपका दो तरह का होता है। एक होता है बाह्य दहन इंजन के बारे में ये जान लेते हैं। इंजन जो होता है आपका, क्या चीज, इंजन जो होता है वह आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका आंतरिक दहन इंजन, और दूसरा होता है साथियों बाह्य दहन इंजन। क्या होता है, एक तो आपका आंतरिक दहन इंजन होता है और दूसरा होता है आपका बाह्य दहन इंजन। लाइट इमिटिंग डायोड, मनीष कुमार का सही जवाब है। चलिए अब यहाँ पे क्या जाने, एक आंतरिक दहन इंजन कितना प्रकार का, इंजन दो प्रकार का, एक आंतरिक दहन इंजन और एक जो होता है आपका बाह्य दहन इंजन होता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए और लास्ट में अपना मार्क जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर हमने इतना क्वेश्चन का जवाब दिए और इतना मार्क हमें आया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मार्क भी अपना, जिससे पता चले कि आपका तैयारी अभी तक कहां तक पहुंचा है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता को आमतौर पर डैश में जो है व्यक्त किया जाता है, किलोवाट में, मेगावाट में, एमवीए में, केवीएआर में। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं किस किस का आ रहा है। इसमें से जो आपको कि आपका ट्रांसफार्मर की दक्षता का जो है इसमें जो है साथियों व्यक्त जो है यह आपका किया जाता है। हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में, तो ये आपका जो है एमवीए यानी मेगावाट एम्पियर में जो है व्यक्त किया जाता है। केवीए ये एमवीए में। नीरज ताजा जी लिखे हैं, डी लिखे हैं। एमवीए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं किसका किसका जवाब आया है। मनीष, उसके बाद जो है आपका मनीष मुन्ना जी का सी आया है। मनीष मुन्ना जी फिर सी दिए हैं। चलिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन नंबर भी जो है थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे पता चलेगा। कभी कभी कमेंट थोड़ा देर से भी आता है, तो इससे पता चलेगा कि कौन किसका जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, चलेंगे। अब हम बात करेंगे यहां पे क्या दिया हुआ है, एमवीए दिया हुआ है, लेकिन आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा केवीए भी मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, केवीए। अगर आपको ये दिया हुआ रहेगा तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा तो ये देगा। आप इसको याद रखिएगा। केवीए का बात करें, किलो वोल्ट एम्पियर, क्या हो जाएगा, केवीए का फुल फॉर्म हो जाएगा किलो वोल्ट एम्पियर जो है केवीए का फुल फॉर्म हो जाएगा।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है, एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है, एक वितरण ट्रांसफार्मर जो होता है वह आपका क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है साथियों, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वितरण ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नीरज ताजा जी लिख रहे हैं कि केवीए में होता है सर। आपको दोनों में से अगर केवीए नहीं दिए हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, किलो। अच्छा एक चीज बताइए कि केवीए मतलब क्या हो गया, किलो हो गया, किलो का मतलब 1000 हो गया, 1000 हो गया। तो 1000 को हम क्या कर सकते हैं, मेगा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं मनीष मुन्ना जी, प्रणाम सर, अब हमारा क्यूज का टाइम हो गया है। देखिए ये क्लास तो ऐसे 2:10 में ही होना था, लेकिन कुछ कारण से स्टूडियो में लाइट थोड़ा एसी खराब हो गया था, उसके कारण नहीं हो पाया। कल से क्लास आपका 2:10 में ही ये क्लास हो जाएगा। कितना में, 2:10 PM में ये क्लास शुरू हो जाता है। प्रत्येक दिन ऑफलाइन टेस्ट होता है और इसका डिस्कशन आपको क्या होता है, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जो है होता है। चलिए 61 का बी जवाब दिए है मनीष मुन्ना। चलिए हम यहाँ पर क्या देखें कि एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या होता है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब हम यहाँ पे बात करें, एक तो होता है आपका पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा क्या होता है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन होता है। हम यहां पर बात करेंगे स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है। स्टेप अप में जो होता है वह आपका N2 बड़ा होता है N1 से। स्टेप अप में N2 जो है क्या होता है, बड़ा होता है N1 से, N1 से। और स्टेप डाउन में क्या होता है, N1 जो है बड़ा होता है किससे, N2 से। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है कि मेगर का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए करते हैं। निम्न प्रतिरोध मापने के लिए, धारा मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए। किसको मापने के लिए साथियों, हम जो है मेगर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात करें मेगर का जो उपयोग करते हैं वह उच्च प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। क्या नापने के लिए, उच्च प्रतिरोध नापने के लिए जो है हम मेगर का उपयोग करते हैं। अब बात आता है मेगर के बारे में, एक पॉइंट लिख लेंगे मेगर के बारे में। इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा किसी स्थापन के, इसके द्वारा किसी स्थापन में मोटर, विद्युत मशीन, इसके द्वारा लिख लेंगे, इसके द्वारा किसी संस्थापन में, संस्थापन में इसके द्वारा किसी संस्थापन में मोटर, मोटर, विद्युत मशीन, मोटर, विद्युत मशीन, मशीन आदि का प्रतिरोध
प्रतिरोध मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया? डी हो गया। 62 का डी मनीष मुन्ना जी का जवाब है। किसका जवाब है? 62 का डी मनीष मुन्ना जी का जवाब आया है। चलिए, फ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। टॉर्क को, सूचक को इसमें से स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण लगाया जाता है। कंट्रोलिंग करने के लिए, टॉपिंग करने के लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन करने के लिए, फिलेक्टिंग करने के लिए, किसके लिए जो है हम क्या करते हैं? टॉर्क को सूचक के रूप में स्थानांतरित करने के लिए संकेत के रूप में जो है हम प्रयोग करते हैं। आप लोग जवाब देंगे, क्या हो जाएगा इसका? बोलिए ना सर। क्यूज। क्या लिख रहे हैं कमेंट में? थोड़ा फ्रेश में लिखिए भाई। चलिए, नरेंद्र कुमार जी का जवाब जो है बी आया है। और कोई जवाब देने का प्रयास कीजिए, इसका क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? टॉर्क को सूचक को, टॉर्क को सूचक को इसमें से स्थानांतरित करने के लिए एक संकेतिक उपकरण पर लगाया जाता है। वह जो लगाया जाता है डिफ्लेक्टिंग पर जो है वह आपको लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? डिफ्लेक्टिंग पर लगाया जाता है। अब यहाँ पे बात आता है अब यहाँ पे बात आता है कि टॉर्क यंत्र में, आप लोग नोट करके लिख लेंगे, टॉर्क यंत्र में प्रवाहित की गई धारा, टॉर्क यंत्र में प्रवाहित की गई धारा किसी भी एक प्रभाव जैसे स्थिर वैद्युत कोमा उष्मीय कोमा चुंबकीय द्वारा जो है विकसित किया जाता है। मनीष मुन्ना जी लिख रहे हैं ए आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका डी हो जाएगा। नीरज तेजा जी लिख रहे हैं डी। चलिए, वेरीफाइड क्या लिख रहे हैं नीरज तेजा जी? डी इज वेरीफाइड, मतलब डी ऑप्शन जो है क्या है? वेरीफाइड है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की मात्रा को, इसको विद्युत ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि हमें विद्युत ऊर्जा की मात्रा को मापना है, मेजर करना है, तो हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे? एनर्जी मीटर का, आम मीटर का, वोल्ट मीटर का, वाट मीटर का? किस यंत्र का उपयोग करके जो है हम क्या नाप सकते हैं? विद्युत ऊर्जा की मात्रा जो है हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बात हो रहा है किसका? विद्युत ऊर्जा को मापने का। हम जो किसका प्रयोग करेंगे? एनर्जी मीटर का प्रयोग करेंगे। इसका एनर्जी मीटर का जो है हम प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? एनर्जी मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे आम मीटर है, वोल्ट मीटर है, उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। आम मीटर की सहायता से हम क्या करते हैं? धारा को मापते हैं। क्या करते हैं? धारा को मापते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहें? ऊर्जा की मात्रा को मापने की बात कर रहे हैं। तो हम कितनी मात्रा में ऊर्जा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम जो है प्रयोग एनर्जी मीटर करेंगे। आम मीटर से हम क्या करते हैं? इसको धारा को मापते हैं। धारा को मापते हैं। ठीक है, किसको मापते हैं? धारा को जो है हम मापते हैं। अब बात आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं? तो वोल्ट मीटर से हम जो है वोल्टेज को मापते हैं, कितना वोल्टेज अभी प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, आप बने रहिए। वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं? वोल्टेज को मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। और वाट मीटर से हम क्या करते हैं साथियों? तो वाट मीटर के द्वारा जो है हम विद्युत की शक्ति को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत की शक्ति को, विद्युत की शक्ति को जो है हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो अब आप बताइए, विद्युत ऊर्जा की मात्रा को मापना है, आप जो है किसका उपयोग करेंगे? डाउट क्लियर हो गया आप लोग का? चलेंगे
इसका उपयोग करेंगे, एनर्जी मीटर का जो है हम प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है? क्या कह रहा है कि शंट फील्ड प्रतिरोध के मापक के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? अमीटर, ओम मीटर, विद्युत रोधन परीक्षित या मेगर? किसका उपयोग जो है हम करते हैं शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए? तो हम जो है साथियों शंट फील्ड के प्रतिरोध के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? ओम मीटर का। चलिए जवाब आ गया है। किसका सही जवाब आया है? तो आपका जो है नरेंद्र कुमार जी का जवाब बी आया है। चलिए अच्छा है, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते चलिए। और क्या कीजिए, लास्ट में जब क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो जाए आप क्या कीजिए, इसका जो है हमको मार्क बताइए, आपका कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए और कितना आपका मार्क आया है। ठीक है, आइए यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो हम बात कर रहे थे शंट फील्ड प्रतिरोध को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम जो उपयोग करते हैं साथियों ओम मीटर का जो है उपयोग करते हैं। आम मीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? अभी तुरंत बताएं। धारा को मेजर करने के लिए आम मीटर का प्रतिरोध जो है धारा को मापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग ओम मीटर का प्रयोग जो है धारा को मापने के लिए हम करते हैं। ठीक है, चलेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बहुत स्टूडेंट लिख रहे हैं कि ऑप्शन सी हो गया, वेरीफाइड आंसर लिख रहे हैं। तो ऑप्शन सी वाले सुन लीजिए, ये जो होता है आपका विद्युत रोधन परिरक्षित, ये क्या काम होता है? अर्थ का प्रतिरोध इससे क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। इसके द्वारा अर्थ का प्रतिरोध मापा जाता है। इसका अर्थ का जो है प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, इसीलिए देखिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, और हम जो बताते हैं एग्जैक्ट आंसर बताते हैं। एक भी आंसर आपको गलत नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा एक मिनट वेट करेंगे। थोड़ा जो है एसी बहुत ज्यादा अथी हो गया है, थोड़ा ठंड लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बुला लेते हैं उसको, एसी को थोड़ा कम करवाते हैं, क्योंकि ज्यादा ठंड लग जाएगा तो पता चलेगा पढ़ाई नहीं पाएंगे, बहुत जैसे ठंड के अनुभव हो रहा है। इसीलिए थोड़ा बुलाते हैं टेक्निकल टीम को, और वो क्या करेंगे थोड़ा एसी का जो है कम कर देंगे। आप लोग बने रहिएगा। थोड़ा हम कॉल लगा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन तब तक हम देख लेते हैं। स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका डंबल प्रकार के रोटर, समरूप रोटर और समरूप रोटर, समरूप स्टेटर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? एसी कम कीजिए, थोड़ा बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होते हैं। क्या होते हैं? डंबल प्रकार के रोटर, समरूप रोटर या असमरूप रोटर या समरूप स्टेटर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा आपका समरूप समरूप स्टेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब? आपका जो है समरूप स्टेटर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए। ठीक है, क्या कीजिए क्वेश्चन नंबर लिखिए, जिससे पता चले कि कौन सा क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि समरूप रोटर। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका समरूप स्टेटर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ये जो है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्या है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये क्या होता है? तो ये आपका जो है स्क्वायरल केज में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? स्क्वायरल केज में ये आपका प्रयुक्त होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। एक 50 हर्ट्ज की दो पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% स्लीप पर चलती है, इसकी तुल्यांकिक गति क्या है। तो अब आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है सर फिर से, क्या करना होगा, इसको बनाना होगा। ये क्या है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में देखना है कि गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है। अगर गिवन डेट आपको मालूम है ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या होगा, आराम से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। आइए सबसे पहले क्या दिए हुआ है, आपका आवृत्ति दिए हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या दिया हुआ, आवृत्ति दिए हुआ है, वह आपका कितना 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज जो है वह आपका आवृत्ति दिया हुआ है। उसके बाद स्लीप में जो है क्या दिया हुआ है, स्लीप का जो है परसेंट दिया हुआ है कितना, यानी एस का मान कितना दिया हुआ है 5%। और क्या दिया हुआ है, तो दो पोल प्रेरण मोटर है। क्या है, दो पोल प्रेरण मोटर है। हम आपसे पूछे कि पोल कितना पोल है, तो हम बोले कि P बराबर कितना दिए हुआ था, आप बोलेंगे 2 है। अब क्या करना है, आपसे मांग क्या रहा है, इसका जो है तुल्यांकिक गति मांग रहा है। तो तुल्यांकिक गति क्या हो जाएगा, तुल्यांकिक गति ns मांग रहा है हमसे। और ns बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 120 F/P होता है। ns बराबर फॉर्मूला होता है 120 F इंटू 120 इंटू F/P होता है। अब यहां से देखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन डेट दिए हुआ है और क्या मांग रहा है। तो हमें 120 F का मान कितना दिए हुआ है, तो आप देखेंगे 50 हर्ट्ज, 50 हो जाएगा। P का मान 2 है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पे 5% जो दिए हुआ है इसका यूज नहीं होगा, नहीं होगा। ये कभी कभी आपको फंसाने के लिए जो है दे देता है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखेंगे P का मान 2 दिए हुआ, अब कटने वाला है उसको काट देंगे। देखिए 2 से कितना मरतबे कटेगा, ये आपको 60 मरतबे कटेगा। तब मेरे पास बच क्या गया, 60 गुने 50, ये क्या हो गया 5 6 के 30, 30 पे जो है 2 शून्य हो गया, ये आरपीएम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 300 आरपीएम, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, राइट आंसर हो गया। देखते हैं किसका किसका जवाब आया है। संतोष राय का 3000 आया है, नरेंद्र कुमार का 3000 आया है। ठीक है, नीरज तेजा जी का जो है 15 सही आंसर आया है। ठीक है, और किसका आया है, संतोष राय 67 का बी, 67 का बी सही आंसर है आपका। और और किसका आया है, चलिए इतना ही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 आरपीएम है, मशीन में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। क्या कह रहा है, 3 कला है जिसमें आपका 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेस्टेड गति जो है 715 आरपीएम है। इसमें आपको क्या कह रहा है, पोल यानी ध्रुवों की संख्या जो है आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो यहां भी वो फॉर्मूला पहले वाला ही फॉर्मूला लगेगा। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला ही। तो सबसे पहले देखेंगे गिवन डेट क्या क्या दिए हुआ है, गिवन डेट। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे गिवन डेट जो है वो आपका क्या क्या दिए हुआ है, वोल्टेज जो दिए हुआ है, वोल्टता या वोल्टेज बोल सकते हैं, वो कितना दिए हुआ है, वोल्टेज वो दिए हुआ है आपका 400 वोल्ट। उसके बाद और क्या दिए हुआ है, एफ का मान दिए हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी दिए हुआ है 50 हर्ट्ज। और क्या दिए हुआ है, आपका आरपीएम दिए हुआ है। आरपीएम देने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य है कि एनएस बराबर दिए हुआ है। एनएस बराबर कितना, तो 715 आरपीएम दिए हुआ है। ठीक है, अब मांग क्या रहा है, पोल की संख्या मांग रहा है हमसे, ध्रुव की संख्या मांग रहा है। हम फॉर्मूला एक बताए थे साथियों अभी थोड़ा देर पहले, इससे पहले वाला क्वेश्चन में, एनएस बराबर होता है 120 इंटू 120 इंटू F/P होता है। अब जो जो दिए हुआ है मान डाटा, उसको क्या करना है, पुट कर देना है और गेट आंसर प्राप्त कर लेना है। ठीक है,
चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्या एन एस बराबर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा सर एन एस बराबर 715 दिए हुए, तो 715 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि बराबर 120 इंटू एफ का मान कितना दिए हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एफ का मान जो दिए हुआ है वह कितना दिए हुआ है, तो आप देखेंगे कि 50 हर्ट्ज दिए हुआ है, 50 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि पी का मान नहीं दिए हुआ, तो पी के जगह पे पी ही लिख देंगे। अब देखेंगे कटने वाला है, देखेंगे कि कटने वाला है या नहीं है। देखिए कटेगा जरूर, यहां पर देखेंगे कटेगा। 10 पंचे 50, 14 पंचे 70, और ये क्या हो गया 5 तिया के 15, और कटेगा, और कटने वाला है देखेंगे, और जो है नहीं कटने वाला है। अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है। अब P बराबर क्या हो गया, यहाँ देखेंगे P बराबर क्या हो गया, P बराबर आपका P इंटू क्या हो गया 143 बराबर 120 इंटू 10 हो गया। हम जब P बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा 120 इंटू 10 बराबर 143। जब गुना भाग करेंगे ये कितना के बराबर आएगा, देखिए 120 गुने 10 यानी बराबर 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बट्टा 143 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1200 बट्टा 143 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये आपका कितना आएगा 8.39 आएगा। कितना आएगा 8.39 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 8.39 है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। देखते हैं थोड़ा जवाब किसका किसका आया है। डी डी किसका आया है 8 पोल संतोष राय, नरेंद्र कुमार 8 आया है। फिर नरेंद्र कुमार डी नरेंद्र नागेंद्र है, सॉरी नागेंद्र कुमार, संतोष राय 8 पोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि विद्युत लाइन चालू ऑन हो तो निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है कि अगर विद्युत लाइन जो है चालू हो ऑन हो तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाट मापी और पीएफ मापी, आवृत्ति मापी और टुंगस्टन स्टेटर, फेज क्रम मापी और ऊर्जा मापी, ओम मापी और मैगर। कौन सा उपकरण को नहीं ऑन करना चाहिए जब क्या हो विद्युत उपकरण जो है आपका विद्युत लाइन जो है क्या हो चालू हो, तो उस कंडीशन में आपको किसको नहीं ऑन करना चाहिए, आपको जो है ओम मापी और मैगर इन दोनों को क्या करना चाहिए, ऑन जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, संतोष राय जी लिख रहे हैं सर अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए मेरा जो है बड़ाई करने के लिए धन्यवाद। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। क्या कह रहा है विद्युत लाइन जब चालू हो तो किस उपकरण का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए, तो आपका ओम मापी और मैगर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर विद्युत लाइन चालू है तब आप किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, एक तो आप जो है वाट मापी का कर रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नहीं का जिक्र कर रहा है, तो आप किसका नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है ऑप्शन डी का नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं किसका वाट मापी का। उसके बाद और किसका कर सकते हैं, आवृत्ति मापी और टोंग स्टेटर का, फेज क्रम मापी और ऊर्जा मापी सबका जो है उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है वो मापी क्या होता है, ये आपका ओम मापी और मेगर, इसका जो है प्रयोग किसमें किया जाता है, इसे जो है अज्ञात, संतोष जी लिख रहे हैं कैसे सर बता रहे हैं भाई सुनिए, इससे अज्ञात प्रतिरोध का मान सीधे मापा जाता है। ये जो है इससे अज्ञात प्रतिरोध का माप सीधे मापा जाता है।
मापा जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है इसमें जो है आपका यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है। संजू कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलो यहां देखना है मिक्सचर ग्राइंडर में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, ड्रिलिंग मशीन में, सिलाई मशीन में। तो किसमें जो है यूनिवर्सल मोटर का जो है प्रयोग जो है साथियों नहीं किया जाता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए संतोष कुमार का ऑप्शन आया है, बी आया है। आनंद कुमार का जो है क्या साउंड प्रॉब्लम है? चलिए संतोष कुमार राय का जो है बी आया है। तो आपको यहां बता दूं सबसे पहले जो है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो हम यहां पर बात करें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग एक तो मिक्सचर में किया जाता है, दूसरा आपका ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है, तीसरा सिलाई मशीन में किया जाता है। लेकिन इसमें आपका जो है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहीं पे नहीं की जिक्र कर रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसका किसका जो है आंसर सही आया है। तो नागेंद्र नागेंद्र कुमार का बी आया है, संजू कुमारी का बी आया है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटर वाइंडिंग में लौ हानि शून्य होती है, यह स्टेटर फ्लक्स उत्पन्न नहीं कर सकता है, यह फ्लक्स पूर्णतः क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, स्टेटर वाइंडिंग में लौ हानि शून्य होती है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह स्वतः जो है क्या कर सकता है? घूर्णन क्षेत्र जो है साथियों यह आपका क्या कर सकता है? यह उत्पन्न नहीं कर सकता है। एकल फेज मोटर जो होता है, आवाज नहीं आ रहा है, कौन प्रॉब्लम हो गया क्या? रुक जाइए देख लेते हैं। जा रहा है अब आवाज? आवाज जा रहा है? अब आप लोग लिखिए थोड़ा। जा रहा है अब आवाज? लिखेंगे आप लोग को आवाज आ रहा है फ्रेश? एक स्टूडेंट लिख रहे हैं आनंद कुमार आवाज नहीं आ रहा है। जा रहा है आवाज? चलिए हम अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं, आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो क्या समस्या है, आवाज में क्या प्रॉब्लम है। देख लेते हैं आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग लिख देते हैं आवाज नहीं आ रहा है। जब पढ़ाएंगे और आवाज ही नहीं आएगा तो पढ़ाने का क्या मतलब होगा? आप लोग लिखेंगे आवाज आ रहा है आप लोग को? चलिए आवाज सही है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका? क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। एक नोट करके लिख लेंगे। कौन लिख रहे हैं? आनंद कुमार जी आवाज नहीं आ रहा है सर। हम तो चेक किए अभी आवाज आ रहा है। बेल्ट्रॉन का क्लास नहीं कराते हैं सर। बेल्ट्रॉन का यहाँ पे आपको टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट अगर सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग वो आपको यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, केवल आनंद का ही देखते हैं। अच्छा नरेंद्र कुमार जी, चलिए आप कमेंट सेक्शन लिखिए तो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक स्टूडेंट लिख देते हैं कि आवाज नहीं आ रहा, तो कैसे पता चलेगा? हम तो यहाँ पे घबरा जाते हैं कि आवाज नहीं आएगा तो पढ़ाने का फिर मतलब क्या ही बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक नोट करके लिख देंगे। एकल फेज मोटर
एकल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एकल फेज मोटर जो होता है वह सेल्फ स्टार्टिंग होता है कि नहीं होता है। नोट करके लिख लेंगे, एकल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। घरेलू सीलिंग पंखा डैश डैश एक उदाहरण है। घरेलू सीलिंग पंखा, आपके घर में भी सीलिंग पंखा लगा होगा, ये भी जो है किसका उदाहरण है। एकल फेज प्रेरण मोटर का, दो फेज प्रेरण मोटर का, डीसी मोटर का, बुश रहित डीसी मोटर का। तो आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है यह जो है किसका एग्जाम्पल है। तो यह आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो है क्या हो जाएगा, आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा घरेलू पंखा जो आपके घर में लगा हुआ है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या है। इसके किसके बीच कर रहा है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या है। विद्युतीय रूप से 120 डिग्री, विद्युतीय रूप से 360 डिग्री, विद्युतीय रूप से 90 डिग्री और विद्युतीय रूप से 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का जो है या आपका अंतर जो है साथियों वह क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा आपका कितना डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा। विद्युतीय रूप से कितना डिग्री, तो विद्युतीय रूप से आपका 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात करें, ये दोनों जो वाइंडिंग जो होता है साथियों सप्लाई के क्या होता है, समांतर में होता है। क्या होता है, सप्लाई के समांतर में जुड़ी हुई होती है और इसके बीच जो कोण जो बनता है वह आपका कितना होता है, 90 डिग्री का इसके बीच में कोण बनता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट जवाब दिए हैं ए, लेकिन ए इसका सही जवाब नहीं होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यावर्तक के कोर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। यानी अल्टरनेटर के कोर को जो है लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। नरेंद्र जी का सवाल थी, नागेंद्र जी का जवाब आया है 90। चलिए राइट आंसर है। क्या कह रहा है कि अल्टरनेटर का कोर को जो है लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। ताम्र हानि को कम करने के लिए, शैथिल हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को बढ़ाने के लिए। तो अल्टरनेटर जो होता है उसका कोर जब बनाया जाता है तब क्या किया जाता है, इसमें जो है आपको लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेशन चढ़ाया जाता है। यह किसके लिए चढ़ाया जाता है साथियों, यह आपका भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेशन किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का देखते हैं जवाब किसका किसका आया है सही। नागेंद्र का सी आया है, संतोष राय जी का सी आया है, उसके बाद जो है राजकुमार चौधरी जी का सी आया है, फिर संतोष राय जी का सही जवाब जो है आपका सी आया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मान लीजिए इस पे लेमिनेशन नहीं करेगा तब क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, आपका भंवर धारा का जो हानि जो होगा ज्यादा मात्रा में होगा, इसीलिए इस पे क्या किया जाता है, लेमिनेशन किया जाता है, ईडी करंट लॉस कम करने के लिए। वही बात हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति होती है। कितना के बारे में बात कर रहा है, 50 हर्ट्ज के मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति जो है वह आपको कितना होती है। यहां पर हम देखेंगे क्या क्या गिवन डेट दिए हुआ है, क्या क्या गिवन डेट दिए हुआ है, गिवन डेट दिए हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे एफ बराबर क्या दिए हुआ है, वह आपका 50 हर्ट्ज दिए हुआ है, यानी आवृत्ति जो दिए हुआ है वह आपका 50 हर्ट्ज दिए हुआ है। और क्या कह रहा है, स्टेटर की अधिकतम गति हमें निकालना है,
तो हम अपने मन से मान लिए कि पोल जो होता है वह 2 पोल का होता है, तो P बराबर क्या मान लिए, P बराबर जो है हम क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब हमें क्या करना है, तो NS बराबर फॉर्मूला लगाना है। NS बराबर क्या होता है, 120 इंटू एफ बट्टा P हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 120 इंटू एफ बट्टा 2। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि 120 एफ का मान कितना है, 50 है टन। ठीक है, और P का मान कितना है, 2। ये क्या हो गया, अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काटने पर आपका क्या हो जाएगा, देखेंगे 2 1 2 और 60 दूना 120, ये क्या हो जाएगा, 9 का 30, 30 पे 2 0। आरपीएम जो है, आरपीएम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं किसका किसका जो है जवाब आया है। नागेंद्र कुमार का ए आया है, नंबर ऑफ पोल 2 ही लेना है। हाँ, हम तो अभी बताया भी कि नंबर ऑफ पोल कितना लेना है, 2 ही लेना है। ठीक है, चलेंगे। तो आप लोग को एक जानकारी दे दूं, इसका जवाब आ रहा है डी, राजकुमार चौधरी जी का जवाब आ रहा है। आप अपने आंसर को थोड़ा सुधार लेंगे, आप ये जवाब जो आएगा वो आपका 3000 आरपीएम ही इसका सही जवाब आएगा। ठीक है, अब बात आता है कि हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम आपके लिए, चलिए राजकुमार जी का आ गया जवाब है, हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको मालूम है ये वैकेंसी जो है 2000 प्लस है, 2000। ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी है। कितना है, आइए आपको डिटेलिंग बता देते हैं। 2000 आपका जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी है। कितना है, 2000 है। तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम आपके लिए जो है क्या कर सकते हैं, तो हम आपके लिए एक बैच भी लाए हैं, रिवीजन बैच। रिवीजन बैच कहिए या फाउंडेशन बैच कहिए, फाउंडेशन बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका जो है टाइमिंग है 12 से 2 PM में, और इसका जो ऑनलाइन फी जो है मात्र 399 रुपया फी है, मात्र 399 रुपया। अब आप ये बैच परचेज कहां से कीजिएगा, तो ये बैच जो है, हेमंत सिंह ए जवाब दे रहे हैं, चलिए सही है आपका जवाब। आप ये बैच परचेज कहां से कीजिएगा, तो आप जो है ये बैच साथियों परचेज जो है टॉप प्लेटफॉर्म का ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाइएगा, द प्लेटफॉर्म ऐप सर्च कीजिएगा, और ऐप पर जो है कुछ इस तरह का आपको लोगो मिलेगा, उसको सर्च कीजिए, जिसमें जो है कैन के जो है क्या किया हुआ है, डाउनलोड किए हुआ है। ठीक है, तो मिलते जुलते नामों से आपको क्या होना है, सावधान होना है। और आप जब डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद उसमें 10K प्लस जो है डाउनलोड हुआ है, और डाउनलोड करके उसमें आप जैसे ही जाइएगा तो आपको क्या होगा, बैच का जो है जिसमें संजय सर डायरेक्टर सर का फोटो लगा हुआ है, और ये स्क्रॉल करता हुआ होगा, स्क्रॉल करता हुआ होगा, आप उस पर क्या करेंगे, बैच को परचेज कर सकते हैं। आइए हम आपको देखते हैं, यहाँ पे होगा तो हम आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे होगा, हम आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ होगा तो चलिए नहीं है यहाँ पे, तो आप जो है परचेज कर सकते हैं मात्र आपको साथियों 399 रुपया में रिवीजन। और आप अगर जो है टेस्ट लगाना, ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट जो है अगर लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको ऐप पर ही मिलेगा, द प्लेटफॉर्म के ऐप पर मिलेगा। और द प्लेटफॉर्म के ऐप पे जाके आप जो है 100 रुपया में 10 टेस्ट ऑनलाइन आप लगा सकते हैं, उसका डिस्कशन यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आप आज ही जाएंगे और आप मेरे लिए कर सकते हैं, आप जो है क्या करेंगे, एप्लीकेशन खोलेंगे, ऐप जो है वो ऐप खोल के आप थोड़ा रेटिंग देंगे,
1 2 3 4 5 रेटिंग है, आप रेटिंग देंगे और कुछ जो है कमेंट सेक्शन में वहां लिखेंगे। हम जो है, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं नवीन सर का नहीं है क्या? नवीन सर और संजय सर दोनों का पहले संस्थान था, अब जो है ये संजय सर का संस्थान है और टॉप प्लेटफॉर्म जो है ये संस्थान है। इस संस्थान में आपको बेहतर से बेहतर फैकल्टी के द्वारा सारे सब्जेक्ट का जो है आपको तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको बता दूं, आप जो है क्या कर सकते हैं, इन दो प्लेटफॉर्म में आप डाउनलोड करके आप जो है एप्लीकेशन पे टेस्ट भी लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप जो है ऑनलाइन बैच भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट के टीचर, अलग अलग टीचर, मैं आपके ट्रेड मैं पढ़ाऊंगा वहां पे। और उसके बाद कंप्यूटर के अलग टीचर हैं, जीके जीएस के अलग हैं, उसके बाद आपको जो है रीजनिंग का अलग है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग अलग टीचर है। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। आप टेस्ट भी ऑफलाइन लगा सकते हैं आके, 9 से 11 में आपका टेस्ट चलता है। कब कब चलता है? आपका टेस्ट जो चलता है वो टेस्ट चलता है MWF में, यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को टेस्ट चलता है और इसका डिस्कशन जो है आपको YouTube पर होता है आपका TTS में। लेकिन मेरा डिस्कशन आपको 2:10 से प्रत्येक दिन मेरा डिस्कशन आपको लाइव देखने को मिलेगा। क्या बोल रहे हैं आप? और कुछ दिन न, और क्या लिख रहे हैं? ऐप पर कुछ नहीं दिख रहा है। क्या चीज? टेस्ट वाले सेक्शन में। आज आपको टेस्ट वाले सेक्शन में आज रात में या कल सुबह में आप देखिएगा तो आपको दिखने लगेगा टेस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और टेस्ट पे कुछ ऐप पे कुछ नहीं दे, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो आप रजिस्टर करेंगे, पहले रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो 399 रुपया में बैच परचेज कर सकते हैं, या टेस्ट लेना चाहते हैं 100 रुपया में टेस्ट ले सकते हैं। आज रात से आपको टेस्ट भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 2 टेस्ट हो गया है संस्थान में, आपको वो दोनों टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। अमित कुमार कामत जी लिख रहे हैं सर इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग भाई। चलेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं। आपको प्रत्येक दिन 2:10 में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग, लेकिन आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग जो है अभी तक में कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप अच्छा से समझा देते हैं। हाँ मनीष जी, हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझाएं, जिससे कि क्या हो, उनका रिजल्ट हो। जब रिजल्ट होगा तो मेरा नाम के साथ साथ संस्थान का भी नाम क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, सपना जी का जो है जवाब जो है सी आया है। इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐप पर कहां सेट है दिख रहा है, तो आप ऐप डाउनलोड, अच्छा ऐप पर देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं ऐप पे दिख रहा है क्लास कि नहीं दिख रहा है, ऐप पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आज आपका क्लास दिख रहा है, लेकिन आपको जो है टेस्ट वाला आज रात से आपको ऐप पर जो है दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट नहीं है सर, टेस्ट भी मिल जाएगा सर। ऑल चैप्टर का न्यूमेरिकल करवाइए। हाँ, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको जो सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल करवाएंगे। और हम जो है ऐप पर क्लास ले रहे हैं, एक चैप्टर खत्म होगा, इसका जितना भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा, थ्योरी वाला पोर्शन, सारे का क्वेश्चन हम करवाएंगे ऐप पर भी। और आपको यूट्यूब पर तो हम है ही है। ठीक है, ट्रेड नहीं दिख रहा है सर, ट्रेड आपको कहां दिखेगा, आप देखिएगा एक थंबनेल, हम ऐसे थंबनेल आज हम थोड़ा चेंज करवा देंगे। ठीक है, आप देखिएगा कि BSPCL 2024 आपको इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। यहां पर आप देख रहे होंगे कि
कि BSPCL 2024 विशेष सूचना, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन फी दिए हुआ, टीचर डे, ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट करके दिए हुआ है, उसमें हम थोड़ा चेंज करवा देंगे आज, ठीक है। आप जो उसको परचेज कर सकते हैं और आप जो है अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज हम आपसे विदा चाहते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।